अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान वर्ल्ड कप 29 स्पेशल। नाज़रीन, कल रात को सारे लीग गेम्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का आखिरी गेम हुआ, बहुत सनसनीखेज गेम हुआ और जिसमें एक ज़रा सा हम कह सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ एन अपसेट हुआ बिकॉज साउथ अफ्रीका जो इतना वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल रहे थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही क्लोज गेम में 10 रन से हराया, जिसकी वजह से अब जो टेबल की पोजीशंस हैं वो लास्ट मिनट पे चेंज हो गई। क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया टॉप पे आ रहा था, इंडिया, फिर इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड। अब सडनली इंडिया ऊपर चला गया बिकॉज इंडिया ने श्रीलंका को हराया, जो हमने कल मैच डिस्कस भी किया था आपसे। और उसके बाद रात को जाके साउथ अफ्रीका ने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराया तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे आ गया। तो अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेलेगा, नंबर 2 प्लेस नंबर 3 और नंबर 1 प्लेस नंबर 4, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान अब कॉन्टेस्ट होगा। पहले हम आपको दिखाते हैं एक पैकेज जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मैच हुआ। फिर हमारे साथ मोइन खान है, क्रिकेटर, कप्तान, सेलेक्टर, मैनेजर, व्हाट रोल हैजंट ही प्लेड एंड सर्व पाकिस्तान क्रिकेट। उनसे भी ओपिनियन लेंगे इस मैच का। एंड अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है ग्रुप्स में और जो सेमीफाइनल्स बने हैं उसमें क्या देखते हैं वो आइए देखते हैं पैकेज। जी, आपने मैच देखा, मैच का पैकेज देखा। आइए मोइन से बात करते हैं। मोइन, वर यू एक्सपेक्टिंग दो चीज़ें कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हराएगा बिफोर द मैच बिगैन, और जब मैच अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा था और कैरी और वार्नर खेल रहे थे उस वक्त क्या आपने सोचा कि वाकई साउथ अफ्रीका जीत सकता है? नहीं, जिस तरह दोनों ने प्रोग्रेस किया था इनिंग को और स्पेशली कैरी ने आके जो मोमेंटम को मेंटेन किया आके, वो आउटस्टैंडिंग था। वहाँ कतई नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ हारेगा मैच, ऐसी लग रहा था कि आराम से जीतेगा। हर मैच, हर ओवर के अंदर 2 चौके लग रहे थे उस वक्त, और आराम से 10, 12, 13, 14 और इमरान तार के ओवर में तो 16 रन, 18 रन भी बने। आई थिंक उस वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाँ, जिस वक्त साउथ अफ्रीका ने टॉस हुआ है तो ऐसी लग रहा था कि आप प्रेडिक्ट कर सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया चूँकि एक मोमेंटम में खेलता हुआ रहा है और साउथ अफ्रीका बिल्कुल ही कह रहे डिमोरलाइज हुआ हुआ, तो आप कह सकते थे क्लियरली कि हाँ बहुत मुश्किल होगा। बट एट द सेम टाइम कि आखिरी मैच था साउथ अफ्रीका के, कि उनके जहनों में होगा कि अच्छे नोट पे फिनिश किया जाए अपना टूर्नामेंट, अच्छा टोटल पोस्ट किया जाए ताकि रिस्ट्रिक्ट कर सके और उसको ना चेस करने दिया जाए। आई थिंक हुआ वही एट द एंड। इट वाज आई थिंक टफ मैच, अब एक्साइटिंग मैच फॉर द व्यूवर्स। जितने भी लोगों ने देखा मैच, बहुत मज़ा आया। आखिरी बॉल तक लोगों ने फॉलो किया इस मैच को क्योंकि बहुत ही नेल बैटिंग मैच था, तो मज़ा आया। बहरहाल इसकी रेलेवेंसी सिर्फ उस सूरत में थी ऑस्ट्रेलिया के लिए कि उन्होंने नंबर 1 पे फिनिश करना था, तो रेलेवेंटली उनके एक कमज़ोर ओपोनेंट के साथ शायद मैच होता, क्योंकि हमने रिसेंट पास में देखा कि न्यूजीलैंड ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। शुरू के मैचेस में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड कप के, लेकिन बहरहाल एंड में हार गए ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया ने ट्राई किया और ये दिखाया दुनिया को कि नो मैटर व्हाट, कोई भी कंडीशंस हो, किसी भी सिचुएशन में आए, वो अपना मोमेंटम जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नंबर 1 का बैट्समैन हो या नंबर 11 का बैट्समैन हो। तो ये चीज़ अच्छी थी, ऑल्दो के एंड में वो हारे थोड़े से रन से, लेकिन वो जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो एटीट्यूड था, स्पिरिट ऑफ द टीम थी, वो नज़र आ रही थी कि वो मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर उस्मान ख्वाजा इंजर्ड नहीं होता, क्योंकि उसकी हैमस्ट्रिंग हो गई, बाद में वो बैटिंग करने आया कैरी के आउट होने के बाद, डू यू थिंक दैट मेड अ डिफरेंस ऑल्सो? होता है ऐसे, बिल्कुल। एक लेफ्ट हैंडर से भी फ़र्क पड़ना था, फिर वार्नर खेल रहे थे, वार्नर ने भी वो रोल प्ले किया। बट दिस इज़ लिटिल मिसहैप फॉर देम। मे भी हो सकता था कि हो जाता, मे भी उस वक्त आउट हो जाते वो, यू नेवर नो। क्रिकेट तो है ये नहीं, बट अज्यूम किया जा सकता है एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिसको इनिंग बिल्ड करनी आती हो, और जो पिछले 2-3 मैचेस में अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया को, और रिसेंट पास में इन एब्सेंस ऑफ वार्नर उसने बड़े रन्स किए थे, सो यही वजह थी जिसकी वजह से उनको जगह मिली है टीम के अंदर। और अगेन उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर भी अपनी जो सिलेक्शन थी उसको प्रूव किया दोबारा। कमिंग टू वार्नर, व्हाट अ बैट्समैन कि जब प्रेशर नहीं है जब भी वो रन्स बना रहा है, और जब प्रेशर आ जाता है जब भी रन्स बना रहा है। इस प्रेशर कंडीशन में 100 करना, डू यू थिंक ही इज रियली बैक टू हिज बेस्ट? आई थिंक सो, बिकॉज शुरू में हमने देखा था कि ये जो आपने बात की ना कि प्रेशर नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने रन किया और प्रेशर में आने के बाद भी रन किए। आई थिंक जो शुरू में हमने देखा था प्रेशर तो नहीं था, बट उन्होंने अपने ऊपर हावी किया। बताइए, अगर आप उनके शुरू के मैचेस का स्ट्राइक रेट देखें उससे आपको बखूबी पता लग जाएगा। वो जो इनिंग कल खेली है वार्नर, वो टोटली डिफरेंट इनिंग थी। वो पास्ट में जो उन्होंने प्रीवियसली इनिंग्स खेली वो पुराने वाले वार्नर लग रहे थे जो एक साल बैन लगने से पहले थे, सो वो चीज़ हमें दोबारा नजर आई है वाकई कि अब वो, चूँकि उन्होंने 2 सेंचुरी से पहले की हुई थी वर्ल्ड कप में और हाईएस्ट रन गेटर है फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो जो कल की सेंचुरी थी वो टोटली
उस प्रीवियस फॉर्म की झलक थी जो एक साल पहले वो टीम में थे मौजूद, वो नज़र आया वार्नर। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मैं समझता हूँ कि वो जो एक गैप आया था ऑस्ट्रेलिया का पिछले एक साल इन दोनों के इसमें तो वार्नर के जाने से, वो फिल इन हो गया एक दोबारा। अच्छा, वेरी क्विक क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं जरा सेमीफाइनल्स के सिनारियो की तरफ। इमरान ताहिर कल रिटायर हो गए, 40 इयर्स, PIA में भी खेले हैं, आपके साथ भी खेले हैं। एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट हिम एंड द फैक्ट डिड वी लूज अ गुड स्पिनर टू साउथ अफ्रीका? आई थिंक जिस तरह जितनी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है साउथ अफ्रीका के लिए कि यकीनन एक अच्छे प्लेयर की कमी तो महसूस होगी, और इसलिए भी होगी कि पीछे कोई बैठा हुआ भी नहीं है साउथ अफ्रीका में ऐसा स्पिनर जो इनके वैक्यूम को फिल इन कर सके, यू नो। सो ये तो एक थोड़े अरसे तक नजर आएगी आपको। PIA में खेल रहे थे, क्या डिड ही हैव द सेम पोटेंशियल? बिल्कुल ऐसी ही पोटेंशियल था, लेकिन उस दौर में आप देखें कि हमारे पास सकलैन रहे हैं बॉलर, मुशी उस वक्त तक खेलता रहा था, काफ़ी अरसे तक खेलता रहा था। उसके बाद अगर हम देखें तो सईद अजमल हमारे पास आ गया था, हमारे पास स्पिनर्स अच्छे थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो इनको इत्तेफाक से मौका ही नहीं मिला कभी भी। और साउथ अफ्रीका ने सकलैन और मुश्ताक रिटायर हो गए थे व्हेन ही वाज कमिंग अप, तो आई सपोज उस वक्त सिर्फ यासिर शाह ही नहीं थे, तो देयर वाज अ गैप ऑफ लेग स्पिनिंग। राइट आर्म लेग स्पिनर आप कह लें कि कोई भी बीच में नहीं है, लेकिन दानिश कनेरिया भी मौजूद थे अगर आपको याद हो हमारे पास। तो दानिश ने बहुत लंबी क्रिकेट खेली, यू नो। सो उस वजह से ये एक राइट आर्म लेग स्पिनर का, अदरवाइज किसी भी टीम में राइट आर्म लेग स्पिनर होना बहुत एक एडिशनल कहना चाहिए कि सपोर्ट हो जाती है कप्तान के लिए। तो ये वजह थी मेरा ख्याल है, अदरवाइज उनमें इतना पोटेंशियल था, वो पाकिस्तान से भी खेल सकते थे, बिल्कुल पाकिस्तान से भी खेल सकते थे। बट बहरहाल गुड लक टू हिम, 40 इयर्स के हो गए और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए, पाकिस्तान बॉर्न। नाजरीन, सेमीफाइनल्स की पोजीशंस अब फाइनलाइज हो गई हैं, लेट्स सी अ पैकेज। वापस आते हैं, जरा मोइन से ओपिनियन लेते हैं अबाउट हाउ ही सीज द सेमीफाइनल्स गोइंग। जी, आपने पैकेज देखा अबाउट द सेमीफाइनल्स जो कि अब होने जा रहे हैं, एक ट्यूसडे को होगा, एक थर्सडे को होगा। मोइन, फर्स्ट सेमीफाइनल इज बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया माइट बी थैंकफुल क्योंकि उसको जो इंजरीज हैं उसको 2 दिन और मिल गए, जो ज़रा सा प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी। बट कमिंग बैक टू बोथ द सेमीफाइनल्स, फेवरेट्स कौन से हैं आपके? वेल देखिए, इंडिया की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक आधे मैच में वो बाउंड है कोई फेलियर के लिए। और चूँकि अभी रिसेंट पास्ट में न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, तो दे विल हैव टू बाउंस बैक, उनके लिए कोई चांस नहीं है। फर्गूसन के आने से स्ट्रेंथन होगी टीम, उनको रेस्ट दिया था, पर्पसली रेस्ट दिया था उनको, एक छोटा सा निकल था जिसकी वजह से नेचुरली वो भी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगे अपने। एडवांटेज हो सकता है न्यूजीलैंड को अगर टॉप ऑर्डर आउट कर लेते हैं, टॉप ऑर्डर फुल फॉर्म में, विराट कोहली के साथ रोहित और राहुल को अगर आउट करते हैं, तो नीचे अगर आप देखें तो नीचे कोई ऐसी सॉलिड बैटिंग लाइनअप नहीं है कि जिसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, यू नो। धोनी है, पांड्या हैं, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि फर्स्ट 3 विकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो आउट करने में कामयाब हो जाए तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक लो टोटल के ऊपर। और इंडिया के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि इंडिया को आप जितना मर्जी आउट कर लें, वो 50 ओवर पूरी खेलती है, कोशिश करती है, भले रन कम हो। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉन्टेस्ट नज़र आ रहा है मुझे, और एज नो डाउट इंडिया को है, बिकॉज इंडिया बहुत ही सॉलिड फॉर्म में और बहुत ही ईजीली खेली है पूरा टूर्नामेंट, कहीं भी कोई मुश्किलात उसको नज़र नहीं आई है। एक मैच में नज़र आई थी तो वहाँ पे उन्होंने कोशिश नहीं की जीतने के लिए अफगानिस्तान में भी और इंग्लैंड में भी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी। तो मेरा ख्याल है कि नो डाउट हर शोबे के अंदर इंडिया ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो कैपेबिलिटी है उस न्यूजीलैंड टीम के अंदर, वो यकीनन बाउंस बैक करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज 2 मैच उनके खराब गए पिछले। अच्छा, ये तो क्या हम ये समराइज कर सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्टेस्ट बिटवीन न्यूजीलैंड्स फास्ट बॉलर्स एंड इंडियाज टॉप ऑर्डर? बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शेयर पेस है इस वक्त न्यूजीलैंड के पास, तो ये बिल्कुल परेशान कर सकते हैं। और अगर अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंद करते हैं उस जगह पे जहाँ से इंडियन बैट्समैन को आप डिस्टर्ब कर सकें, आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो 1-2 बाउंसर ज़रूरी होंगे करने। और अगर कोई काबू आ जाता है इंडियन बैट्समैन, तो फिर आपको अटैक करना पड़ेगा उसी लाइन के ऊपर, यू नो। सो यही एक चैलेंज होगा, और बिल्कुल पूरी के कहना चाहिए कि एबिलिटी है इस वक्त न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स के अंदर कि वो बिल्कुल बैकफुट पे कर सकते हैं इंडिया को। ओके, एंड अबाउट द अदर सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एंड एशेज सेमीफाइनल, मेरे ख्याल में 1975 में ये पहली दफ़ा खेले थे आपस में सेमीफाइनल्स। उसके बाद से मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग आपस में एक सेमीफाइनल स्टेज खेलें, वो भी बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था। बहरहाल, कमिंग बैक टू दिस वन, क्या देख रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया मोमेंटम में, इंग्लैंड हैज सॉर्ट ऑफ रिकवर्ड इन द लास्ट 2 गेम्स, सो अगेन
बैटल बिटवीन इंग्लैंड को मोस्टली मैंने इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौक होते हुए देखा है। तो मुझे तो ऐसी लगता है कि अभी भी ये जो है इनके औसान खत्म हो जाएंगे और ये प्रेशर में आ जाएंगे। वेयर एज ऑस्ट्रेलियन कंपैरेटिवली प्रेशर में अच्छा खेलते हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं ये, यू नो दे वांट टू कम्पीट, फाइट करते हैं, एटीट्यूड अच्छा है, स्पिरिट अच्छी। कल भी हमने मैच में देखा कि आखिरी 11 नंबर तक फाइट हो रही थी। ये क्वालिटी इंग्लैंड की डेप्थ में बैटिंग में नहीं नजर आएगी आपको, यू नो। इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज बॉलिंग में कहूँगा इसको। पूरे वर्ल्ड कप में अगर उनकी आप टॉप विकेट टेकर्स को देखें तो आई हार्डली सी इंग्लिशमैन देयर इन द टॉप बॉलर्स, वेयर एज के उन्होंने ऑलमोस्ट सेमीफाइनल तक चले गए। शुरू में उनके बॉलर्स थे टॉप पे, बिल्कुल, लेकिन आर्चर और वुड और कहीं ऐसा कोई बॉलर नहीं है। वेयर एज ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग स्टार, एक बहुत ही खतरनाक किस्म का। एंड देन बेलेंडॉर्फ जो निकला है, बेलेंडॉर्फ वो तो आते ही उसने इंग्लैंड को लॉर्ड्स में उड़ा दिया था। कमिंस है, लाइक कॉटन आइल थे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है टूर्नामेंट के अंदर। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की सॉलिड बॉलिंग है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। सो मुझे एडवांटेज लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया वाले जो है स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, वेयर एज जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड अक्सर इंग्लैंड में खेलते हुए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया चोक कर जाती है। सो एक चांस है, और मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड अब नहीं जीते तो कभी नहीं जीत सकती, फिर बहुत मुश्किल अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल मोइन ने सही कहा। इंग्लैंड आज चोकर्स, और वाकई 1975 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ही हारा था इंग्लैंड, जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था। नाजरीन, अभी हम चलते हैं धोधाल मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय एरियल। उसके बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मोइन से कुछ और डिस्कस करेंगे। आज पाकिस्तान में भी कुछ हैपनिंग्स हुई हैं उसके बारे में। एक आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान, वर्ल्ड कप 29 स्पेशल। कल जो है एक तो लीग गेम्स खत्म हुए, और लेट नाइट को पाकिस्तान टीम भी वापस वतन पहुंची। सारे नहीं, कुछ लोग वहाँ रुक गए। मिकी आतर वहीं पर है, अजहर महमूद वहीं पे हैं, क्योंकि आई सपोज उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी ख़त्म हो गए हैं। तलत अली का भी सुना है वहीं पर हैं, वो भी मैनेजर थे। सो जो जितने ऑफिशियल्स हैं की वो तो अभी इंग्लैंड में है, लेकिन सरफराज अहमद हैज़ रिटर्न्ड, और अलॉन्ग विद मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अरेंज की। इट वॉज प्रॉब्ली कि वो सहाफ़ी जो इंग्लैंड में नहीं जा सके थे, वो अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो उनके लिए कि आइए देखते हैं सरफराज अहमद ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, व्हाट वर द हाइलाइट्स, और फिर मोइन से डिस्कस करते हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारा पहला मैच था, जिसमें हम जो है अच्छा नहीं कर सके, लेकिन जिस तरीके से हमने इंग्लैंड के खिलाफ कमबैक किया, होम टीम थी, फेवरेट टीम थी, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त कमबैक किया, एक अच्छा मोमेंटम हमारे पास आ गया था। किस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ खेले, वो एज अ टीम हमने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला, जिसकी वजह से हमें वो दोनों मैच जो है वो लूज़ करना पड़े। जो जो चीज़ें हमारी टीम के साथ हुई, जो जो इंसिडेंट हुए और जो जो वाक़यात हुए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जिस तरीके से आखिरी 4 मैचों में एज अ टीम हमने कमबैक किया, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। अनफॉर्चुनेटली जो है हम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर नहीं पाए, और इस बात को हम तस्लीम करते हैं कि पहले 5 मैचों में टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जो लड़के हमें चाहिए थे वो हमारे इस वक्त टीम में मौजूद थे, और अगर आप इस टीम की बात करते हैं तो इस टीम में सिवाय एक वहाब रियाज के अलावा बाकी जो लड़के हमारे खेलते बाहर थे वो सब हमारी टीम के साथ थे, और ये बिल्कुल मेरी टीम थी। बिल्कुल पूरी अथॉरिटी के साथ जो है ये टीम मिली थी यहाँ पे। इसमें इंजी भाई भी शामिल थे, मिक्की था, तो ये हमारी पूरी टीम थी जो कि 1-2-2.5 साल से हम सबको लेके चल रहे थे। जैसे कि आपके सामने अनफॉर्चुनेट है कि हम रन रेट की वजह से जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सके। एज अ कैप्टन मैं तमाम लोगों से हैप्पी हूँ, और उसके अलावा मैं अपने कोचिंग स्टाफ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपना हार्डवर्क किया, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम बेहतर से बेहतर कारकर्दगी पेश करें। आई थिंक उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बिहाइंड द सीन होते हैं, जिसमें मिकी आर्थर जो है हमारे कोच हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को टैकल किया, हैंडल किया। अगर आप मेरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मिली जुली परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ। मेरा फैसला करने से तो कुछ नहीं होता, फैसला तो क्रिकेट बोर्ड ने करना है, सारे फैसले वो करते हैं, और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है टीम के लिए। मैं नहीं छोड़ूंगा, वो पीसीबी वाले डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना है कप्तान। उन्होंने मुझे बनाया था, तो अब वही डिसाइड करेंगे कि उनको मुझे हटाना है या बनाना है। मैंने कहा ही नहीं था 500 रन करने का। मैंने कब कहा था? मैंने कहा था जी कोई मौजा हो जाएगा तो 500 रन हो जाएंगे। मैंने ये कहा ही नहीं था कि 500 रन होगा। मुझे तो ग्राउंड में लोगों ने बोला शाबाश सरफराज भाई 500 करने हैं। मैंने बोला जी इंशाल्लाह। मैंने तो कहा ही नहीं 500। मैंने कहा जी कोई मौजा हो जाएगा तो 500 हो जाएंगे, और सामने वाली टीम फिर 100 पे आउट हो जाएगी। आपने सुना सरफराज अहमद को। बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके ऊपर बहुत बातें होती रही हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी, और जब पाकिस्तान एग्जिट हो गया वर्ल्ड कप से उसके बाद भी होती रही हैं। लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड गो टू मोइन। मोइन, सबसे पहले तो मैं एक सवाल करूंगा कि विदाउट टचिंग ऑन के सरफराज ने क्या कहा,
उनका जो एटीट्यूड था, जो उनका नज़रिया था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए, उससे आपको क्या लगा कि इज ही स्टिल मतलब ब्रेव इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ? आई थिंक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना ही जाहिर सी बात है। बेसिकली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर भाई इसीलिए की गई है कि जो लोग नहीं थे इंग्लैंड में साफी उनके लिए यहाँ ताकि क्लियर हो जाए और जो जिसके जहनों में सवाल हो वो कर सके उनको। आई थिंक जो एटीट्यूड था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो दैट वाज गुड, वंडरफुल, रिलैक्स थे। नेचुरली बैक ऑफ द माइंड नज़र आ रहा था उनके एटीट्यूड से कि वो टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन है। जो मैं भी ये कहूँगा कि हाँ, अगर हम परसेंटेज वाइज लेके जाएँ तो मैं अगेन कहूँगा कि हमारी यहाँ 60%, 100 में से अगर मार्क्स देंगे तो 60% हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अनफॉर्चुनेटली एक दो मैचेस की वजह से, और ऐसे टूर्नामेंट्स में होते हैं, देखिए दुनिया की तमाम टीमें कम्पीट करने के लिए पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रही थी, तैयारियाँ कर रही थी अपनी अपनी, तो हमारी जो तैयारियाँ थी उसमें लैकिंग थी बेसिकली। और अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग टीम थी, जैसे सरफराज ने कहा, टीम अच्छी थी, टीम मेरिट पे बनी थी, बट जो सिलेक्शन कमेटी ने टाइम टू टाइम जब चेंज की, नए यंगस्टर्स को ट्राई किया, उस वक्त तक उनकी जो स्ट्रैटेजी थी ना वो क्वेश्चनेबल है। ये यहाँ पे जाहिर सी बात है टीम कप्तान को दे दी जाती है, उसके कंसेंसस से टीम बन जाती है, तो उसको उसका काम है फिर लड़ाना, उसको खिलाना। और सरफराज ने जिस तरह इंडिया के मैच के बाद वेस्ट इंडीज़ से हारे, इंडिया से हारे, जिस तरह टीम को खड़ा किया था, वो एक कमेंडेबल चीज़ है कि उसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रहा था कि हाँ, क्योंकि उसके बाद इंजमाम आ गए थे तो ऑल इन ऑल ये वहाँ पे मौजूद था खुद और मिकी के साथ मौजूद था। तो आई थिंक कि ये जो एफर्ट है ना, इसको हमें प्रेस करना चाहिए कि टीम इतनी डीमोरलाइज थी और ऐसे सीनियर्स के होते हुए डीमोरलाइज हो गई, जहाँ पे शोएब मलिक और हफीज़ जैसे प्लेयर उस टीम के अंदर मौजूद थे, तो वहाँ पे एक जूनियर प्लेयर का टीम को उठाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप 2-3 प्लेयर सीनियर प्लेयर्स के बीच पास जाके बैठते होंगे, वो भी दिल की भड़ास निकालते होंगे, बातें करते होंगे। ग्रुपिंग की भी बात आई हमें कि इतनी ग्रुपिंग हो रही है, कभी किसी की शिकायत हो रही है तो कभी किसी की शिकायत हो रही है। उसके बावजूद आई थिंक कि हर इंडिविजुअल को मेरा ख्याल है कि लेके चलें सरफराज, हर इंडिविजुअल से यकीनन बात की होगी। अल्टीमेटली टीम मीटिंग में जो है वो एक यूनाइटेड हमें नज़र आई टीम, उनकी परफॉर्मेंस है कि वाकई अनफॉर्चुनेटली हेड टू हेड की वजह से हम रह गए पीछे। अदरवाइज आज हम सेमीफाइनल में होते और हमारा मैच होना था ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया से We would have been playing India actually, बिल्कुल, so that would be fantastic। अच्छा ये बताएं कि ठीक है, अब सरफराज पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई है, पीसीबी सुन भी रहा है, कुछ बातें वो नहीं भी कह सकते, तो कुछ उन्होंने डिप्लोमेटिकली कहा और सारे कोचिंग स्टाफ की तारीफ की और सिलेक्शन कमेटी में कहा हाँ मेरा पूरा हाथ था, लेकिन वो एक सवाल या तो उनसे पूछा नहीं गया या उन्होंने जानबूझ के अवॉइड किया कि मैच टू मैच जो सिलेक्शन हो रहा था, जहां हम सुन रहे थे कि चीफ सेलेक्टर का बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसका ना सवाल हुआ ना इन्होंने क्लैरिफाई किया। इन्होंने कहा मुझे जो टीम दी गई थी, इन्होंने 15 के ऊपर बात की। दैट मीन्स जो आप कह रहे हैं वो प्रॉब्लम थी कि मैच टू मैच शायद इन पे इम्पोज किया जा रहा था। देखिए इम्पोज नहीं होता शोएब, बात यह है कि मैं अगर वसीम अकरम के मातहत काम कर रहा हूँ और वसीम भाई क्लियर होंगे अपने माइंड में कि यार इसको खिलाना है और मैं कैप्टन होऊंगा, वो सिलेक्टर होंगे, तो मैं बोलूँगा ठीक है बिल्कुल वसीम भाई, बिकॉज आई ट्रस्ट हिम, मुझे पता है। तो मेरा ख्याल है कि इनका जो लेवल होगा इंजमाम के लिए, वो बीइंग अ सीनियर प्लेयर एक ट्रस्ट लेवल भी होगा और एक इज्जत एहतराम का भी होगा, जिसकी वजह से उसने इंटरवीन या कहना चाहिए कि लॉजिक के साथ कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं की हो शायद, बिकॉज कि इंजमाम का अपना एक कैरियर तो है ना, लेकिन इंजमाम को हाँ सोचना चाहिए था, अगर वो इंटरवीन कर रहे थे तो उनको नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है जो उन्होंने अगर किया तो ज़्यादती की है, बिकॉज कि जब आपने एक दफ़ा कप्तान को बना दिया, उसको डेलीगेट अथॉरिटी करनी चाहिए पूरी, और जब अगर खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन आती तो इस वक्त इंजमाम जो है वो बेटर पोजीशन में होते अपनी रिपोर्ट देने के लिए, या फर्दर उनके पास चांस होता है कि सिलेक्शन कमेटी को कंटिन्यू करते वो और नई टीम बनाते वो, वो उस वक्त क्वेश्चन कर सकते थे कप्तान को, हाँ भाई मैंने तो तुम्हें ये टीम दी थी। इवन वो सीनियर प्लेयर्स को भी बिठा के पूछ सकते थे, यार अब आपका टाइम पूरा हो गया, सो आई हैव गिवन यू अ फुल चांस, नाउ दिस इज द टाइम। अच्छा, कमिंग टू सीनियर प्लेयर्स, सरफराज ने आज ये भी कहा कि हाँ हफीज़ के ऊपर जब सवाल हुआ तो उनका देखें ही इज़ अ सीनियर प्लेयर, आई केप्ट सेंडिंग हिम अप बिकॉज सीनियर प्लेयर हैं, तजुर्बा है उनका, तो इसलिए मैं उनको नंबर 4 पे खिलाता रहा, हालांकि वो आउट होते रहे बड़े केयरलेस स्ट्रोक्स पे। डू यू थिंक दैट वाज द राइट थिंग टू से, क्योंकि आपने तो वर्ल्ड कप जीतना है, अब आप देख रहे हैं एक प्लेयर जो है वो ट्रबल में ला रहा है टीम को, 3 विकेट्स डाउन हो जाते हैं, जब हारिस सोहेल आ रहा है उसको रेस्क्यू करना पड़ रहा है, क्या तजुर्बा ओवर पावर कर देता है उस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है? ऐसी बात नहीं, देखें ओवर पावर अगर ये बात होती तो फिर शोएब मलिक पूरे मैच खेल के आता वो, ठीक है ना, वेरी क्लियर। सो यहाँ पे उनको ज़रूरत भी थी हफीज़ की,
और हफीज़ को जब खिला रहे थे तो उनकी यूटिलाइजेशन नंबर 4 पे बनती थी, बिल्कुल ठीक बनती थी, क्योंकि हफीज़ जैसे प्लेयर देखें जब तक क्रीज पे खड़े होते हैं रन नहीं रुकते, कभी भी फंसते नहीं है वो। तो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन कि उनको 4 नंबर पे खिलाया, और वो ऑल्दो अलग बात है कि उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, बट मोरलेस अगर देखें तो एवरेज परफॉर्मेंस है हफीज़ की भी। एक मैच में बहुत बड़ी इनिंग खेली, उसमें चांस मिला इंग्लैंड के खिलाफ 84 बनाए उन्होंने। बिल्कुल उसको कैपिटलाइज कर गए, उन्होंने परफॉर्म किया, बट मोरलेस उनकी परफॉर्मेंस मिली जुली रही। जहाँ ज़रूरत थी वाकई उन्होंने वहाँ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये कहना कि कप्तान ने उनको 4 नंबर भेज के गलती की, तो मेरा ख्याल है कि नहीं, बिकॉज के हफीज़ ऐसे बैट्समैन है, वो जितना ऊपर जाएं वो अच्छा है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि रन बॉल पे जाते हैं वो, उनका अगर एवरेज स्ट्राइक रेट देखा जाए तो हमेशा 100 या 100 से अबव ही रहता है उनका। तो यही रीज़न था, मुझे और इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। अच्छा, ये बताएं कि एक उन्होंने बात की कि मैं कोचिंग स्टाफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तानी बैट्समैन जैसे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कोलैप्स हुए, फिर इंडिया के खिलाफ उनको कोई क्लू नहीं था, एंड सिवाय इंग्लैंड के मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया। तो डू यू रियली थिंक कि कोचिंग स्टाफ इज़ वर्थ इट? देखिए शोएब भाई, किसी के भी साथ आप 3 साल गुजारते हैं, उसके साथ डे आउट डे नाइट आप काम कर रहे होते हैं, एक एफिलेशन तो बन जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। रिजल्ट्स ना आए तो नेचुरली वो वहाँ से फिर थोड़ी सी डाइवर्सिटी शुरू हो जाती है, डाइवर्ट होना। तो सरफराज ने जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे पिछले 3 साल के, उसमें उन्होंने बताया कि मैं खुश हूँ, और एक किसी भी अच्छे कैरेक्टर वाले इंसान के लिए, अच्छे प्रोफेशनल के लिए ये ज़रूरी होता है कि अपने कोलीग्स का शुक्रिया अदा करें, उनकी तारीफ़ करें। उन्होंने अच्छा बुरा टाइम देखें, सब साथ गुजारते हैं, तो उसमें ये कह देता आज अगर वो कि नहीं मिकी आर्थर वॉज यूजलेस, तो कैसा लगता, ये पाकिस्तान पूरा क्रिटिसाइज़ कर रहा होता, सरफराज को ही कर रहा होता कि यार 3 साल उसके साथ गुजारे, अब देखो कैसी बात कर रहा है, पहले तो ये बात नहीं की। तो अब वो अच्छी बात कर रहा है, अच्छा अच्छे नोट पे अगर फिनिश होता है और क्रिकेट बोर्ड समझता है उसको कंटिन्यू करना है, तो भी इनके जो रिलेशंस है आपस में अच्छे रहेंगे। अच्छा, अब एक बात बताएं मोइन, अब कप्तान ने ये कह दिया कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द कोच, और बल्कि मिकी आर्थर ने लड़कों को भी यूनाइट किया, उसने सबकी तारीफ कर दी। अब जो क्रिकेट कमेटी है, सपोजिंग वो देखती भी है कि ज़रा सा शॉर्ट कमिंग्स रही बॉलिंग कोच में, बैटिंग कोच में, फील्डिंग कोच में, जो भी, अब वो एक स्टेटमेंट आ गया है कप्तान का कि बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट थी, सबने बड़ी मेहनत की। तो कल को क्रिकेट कमेटी अगर रिकमेंडेशन देती है तो वो जो पढ़ रहा है रिकमेंडेशन, वो कहेगा यार कप्तान ने आके कहा सब सही है, तो तुम लोग क्यों चेंज करना चाह रहे हो? तो ये ज़रूरी था कहना? मैं तो कहता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़रूरी थी। देखिए, उसने ये नहीं कहा कि ही वॉज द बेस्ट, ठीक है ना, उसने ये कहा कि दुनिया का नंबर 1 कोच है, उसने कहा अच्छा था, उसने एफर्ट की है पूरी, सो क्रिकेट कमेटी का काम है ना उसको गेज करना, कि वो देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है। जो सरफराज बात कर रहा है तो ज़रूरी नहीं सरफराज भी ठीक बात कर रहा हूँ भाई, देखे अगर मेरा कुलीग है तो मैं बात अच्छी करूँगा उसके लिए, सिंपली, ठीक है। जो अरबाब इख्तियार हैं, जो बैठे हैं उस सीट के ऊपर, क्रिकेट कमेटी या जो भी जिनके पास अथॉरिटी है, वो गेज करेंगे ना कि किसने क्या रिपोर्ट दी, और फिर दुनिया को नज़र आ रहा है, टीवी पे मैच देख रहे हैं आप, कोचिंग का भी पता लग रहा है, टाइम टू टाइम चीज़ें हो रही हैं, प्लेयर्स उनके खिलाफ शिकायत भी लेके जा रहे हैं मैनेजर के पास, यहाँ तक भी स्टोरीज आई हैं मीडिया के अंदर, तो उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि देखें सरफराज को, नॉट कि डिफेंड कर रहा हूँ मैं उनको, बट उन्होंने एक रीजनेबल बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बेस्ट कोच है, अच्छा कोच ही दुनिया में कोई नहीं है तो यही होना चाहिए, ये भी नहीं कहा उन्होंने क्लियरली अपने बात के ऊपर भी कि आप कप्तान रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उन्होंने कहा मुझे कप्तान तो पीसीबी ने बनाया, वही उतारेगा, जाहिर सी बात है। स्टेप डाउन उस सूरत में किया जाता है जब बहुत ही डिजास्टरस परफॉर्मेंस आपकी हो जाए। आई थिंक इट वाज रीजनेबली गुड परफॉर्मेंस, बल्कि आई एम सॉरी 2003 में इट वाज अ डिजास्टरस परफॉर्मेंस, उसमें वकार यूनुस अड़ गया था कि आई वोंट स्टेप डाउन। तो ऐसे भी कैरेक्टर्स हमने देखे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल अपनी गलती नहीं मानते। सरफराज ऐसा है, हमने हफीज में भी ये बात देखी थी कि हफीज कप्तान था और बड़ी डिजास्टर्स परफॉर्मेंस हमारी T20 बिल्कुल हमारी बांग्लादेश के अंदर, एंड ही स्टेप डाउन, दैट वाज, आई मीन ये शो करता है कैरेक्टर किसी का, तो ये चीज़ होनी चाहिए, और ये ही जो चीज़ें हैं वो फिर जनरली रिफ्लेक्ट करती हैं आपके यंगस्टर में भी हिम्मत पड़ेगी कि कल को ऐसी कोई बात हो तो वो एक ऑन करे उस चीज़ को, सो आई थिंक वेरी वेल स्पोकन बाय सरफराज। जो मर्जी कोई कह ले, आई थिंक कि उसने बड़ी सेंसिबल बात की है और कंस्ट्रक्टिव बात की है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात की है, तो मेरा ख्याल है। एंड वन फाइनल ओपिनियन बिफोर वी गो टू द ब्रेक, आप होते सरफराज को रिटेन करते एज अ कैप्टन? बिल्कुल 100%। मैंने तो पहले भी प्रोग्राम में ये बात बोला कि सरफराज की परफॉर्मेंस अभी ऐसी नहीं है कि उसको बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया जाए, उनकी कप्तानी भी बेहतर है,
प्लस उनकी एज भी अभी ऐसी है कि उनके पास 2-3-4 साल और हैं। इसके साथ साथ वो किसी को ग्रूम भी कर सकते हैं, आप फ़ायदा तो उठाएं। हम बाहर से कोचेज़ लाते हैं, हम पाकिस्तान टीम की कोचिंग कराते हैं, हम अपने कोचेज़ तैयार नहीं कराते। इसी तरह जो कप्तान जिसको आप खुद सिलेक्ट करते हैं कि ये अच्छा कप्तान है, प्रेज करते हैं वो अच्छा कप्तान है, उसके साथ किसी को लगा के ग्रूम नहीं करते। तो ग्रूम भी तो करें, पूरा यूटिलाइजेशन करें फिर उसका। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मोइन का बहुत वैलिड पॉइंट है कि हम बाहर से कोचेस ले आते हैं लेकिन उनका वो जो नॉलेज है वो पास डाउन नहीं हो रही, और जो कप्तान है वो नेक्स्ट कप्तान हमारे ग्रूम नहीं हो रहे। ये भी एक सोचने की बात है। नाजरीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ऑल पर्स फॉलो विकेट्स। वापस आएंगे तो मोइन से कुछ और बड़े क्रूशियल पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान, वर्ल्ड कप 29 स्पेशल। नाजरीन, कल जैसे मैंने बताया आपको कि लीग मैचेस कंप्लीट हो गए। अगेन बहुत फोर्स लगे, बहुत सिक्सेस लगे, बहुत अच्छा मैच हुआ, लॉट ऑफ रिफ्रेशिंग मोमेंट्स। लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट फोर्स ब्रॉट टू यू बाय टैन। आपने देखे चौके हैं तो जस्ट इमेजिन के छक्कों में कितना मजा आया होगा। लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट द सिक्सेस ब्रॉट टू यू बाय टैंग। जी, एंड जस्ट टू फिनिश अप द प्रोग्राम, एक डेवलपमेंट हुआ है नाजरीन के, एक खबर आई है कि द चेयरमैन एंड एमडी जो कि इस वक्त इंग्लैंड में है टू अटेंड द आईसीसी मीटिंग्स, उनकी मिकी आता से मुलाकात होने वाली है, या तो आज हो जाएगी या कल होने वाली है। लेट्स टॉक टू मोइन अबाउट इट। मोइन, जस्ट अ क्वेश्चन कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कहा कि क्रिकेट कमेटी मिलेगी 10 दिन पहले जो उनका मीटिंग हुई, और दे विल एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग। उनको 2 महीने का टाइम दिया गया एंड देन वो रेकमेंड करेंगे अबाउट द कोच, सिलेक्शन कमेटी एंड एवरीथिंग दैट वेंट रॉन्ग एंड हु वाज रिस्पॉन्सिबल। अब हम सुन रहे हैं कि चेयरमैन एंड एमडी आर मीटिंग मिकी आतर, और एक खबर ये आ रही है कि ही माइट बी रिटेन्ड टिल द 2020 वर्ल्ड कप, और ये भी खबर आ रही है कि रिकमेंडेशन क्रिकेट कमेटी की है कि आप बॉलिंग कोच को भी कंटिन्यू करें, 1-2 और कोचेस को भी करें, बैटिंग कोच को भी करें। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डू यू थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू राइट नाउ? वेल, एक्चुअली आई डोंट नो कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त। जो आई हैव हर्ड लास्ट के मिकी ने वहाँ से चले जाना है वापस साउथ अफ्रीका, यू नो, मे बी बिफोर गोइंग दे जस्ट वांटेड टू मीट, और मे बी विश देम गुड लक फॉर हिज फ्यूचर और वॉट एवर, लाइक मे बी वो पूछें कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या रहा तुम्हारा टेन्योर, कैसा रहा। यू नेवर नो कि वो जा रहे हैं और उनको ये कहने जा रहे हैं कि आपने कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, पूछने जा रहे हैं, या आपने करना है। तो इसके लिए जैसे आपने कहा कि देखें बीओजी मौजूद है, जो भी ऐसे बड़े डिसीजन होते हैं उनकी एक तो पहली बात है कि अप्रूवल ज़रूरी होती है। एमडी ने भी अथॉरिटी एमडी के पास है, चेयरमैन ने डेलीगेट की हुई है उनको अथॉरिटी, यू नो। सो मे बी अगर इस तरह की कोई कॉन्क्रीट मीटिंग करने जा रहे हैं या कैजुअल मीटिंग है, कर्टेसी मीटिंग है, तो इसका नेचर का भी अभी हमें नहीं पता। मे बी जैसे मैं कह रहा हूँ कि बीओजी के लोगों से बात कर ली ऑलरेडी, चेयरमैन ने, एमडी ने अप्रूवल ले लिया, और मे बी शायद कंटिन्यू करने जाए, यू नेवर नो, यू नो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इससे सब अज्यूम कर सकते हैं हम, अनटिल और अनलेस के कॉन्क्रीट कोई खबर पीसीबी की तरफ से नहीं आती। देखें, अगर दिस कुड बी रूमर्स, अ लॉट ऑफ पीपल कुड बी स्प्रेडिंग। एक चीज़ तो ये देखें ना कि मिकी अगर यहाँ से चला गया साउथ अफ्रीका वापस, तो वो फिर पाकिस्तान दोबारा, मेरा नहीं ख्याल है उसको हटाएंगे तो वो आएगा, या उसको स्पेशली बुलाएंगे पूछने के लिए व्हाट वेंट रॉन्ग, यू नो। तो मे बी उससे मिल रहे हो जनरल ओपिनियन के लिए कि भाई क्या ख्याल रहा, क्या नहीं है। सो बहुत सारी maybe that could have been, it could be an informal team meeting or whatever. अच्छा, coming to the coach issue, एक बात ये आपने पहले भी जिक्र किया कि हमारे पास ये हमेशा कॉन्फ्रेंस रहा है, लोकल कोच रखें या फॉरेन कोच रखें। अच्छा, दोनों एक्सपेरिमेंट्स जो आई थिंक 1992 के बाद हम वर्ल्ड कप फाइनल तो नहीं जीते हैं, ऑल्दो आप लोग हमें फाइनल तक ले गए थे 1999 में, तो नथिंग हैज़ रियली वर्कड। सो आपके ख्याल में क्या है कि गोइंग फॉरवर्ड जब फॉरेन कोच भी नहीं कामयाब हुआ, शुड वी रियली फोकस ऑन आवर ओन पीपल? वेल, देखें शोएब भाई, इट डिपेंड्स कि आपकी लोकल कोचेज़ अवेलेबल कौन है, क्या उस कैपेसिटी के हैं, नहीं है। आप जब गोरा कोच जब रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास अपने कोचेज़ पे इतना ट्रस्ट नहीं होता, या उनकी एबिलिटी पे इतना आपको ट्रस्ट नहीं होता कि वो आपको जो है वो डिलीवर करके देंगे। तो इट मीन्स आप बाहर से कोच ला रहे हैं तो वो बेस्ट कोच होता है आपके लिए। उस वक्त उस बेस्ट कोच की यूटिलाइजेशन मैं हमेशा कहता हूँ कि कम हुई है पाकिस्तान में। जब आप बाहर से लाएं, अपने कोचेज़ को तो डेवलप करवाएं ना उससे। आप जब भी ऑफ टाइम होता है, जैसे अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ से कंटिन्यू अगर करता है मिकी, तो मिकी को आप समझते हैं कि मिकी के अंदर इतनी एबिलिटी है, तो ये 4-6 महीने का जो गैप आ रहा है इसमें अपने कोचेस डेवलप करवाएं, उनके प्रोग्राम आप बनाएं प्रोग्राम, ताकि उनकी कोई वर्कशॉप्स हों, वो बैठे हैं उसके अंदर, कुछ सीखे उनसे, यू नो। सो वो यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि मिकी आर्चर अब नहीं है, अब हमने क्या लोकल कोच लेना, फिर आप अपने
सराउंडिंग में देखते हैं कि भाई आपके कोचेस कौन कौन अवेलेबल हैं. सो अगेन इट्स अर्ली टू से. आई थिंक let the things come out a bit more and then I'll be able to tell you clearly. आई थिंक अभी काफ़ी प्रोग्राम बाकी हैं नाजरीन. 14 जुलाई को फाइनल है, उससे पहले हमारे 1-2 प्रोग्राम्स तो होंगे. मोइन से ज़रा सा और पूछेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. इतना तजुर्बा है, पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं, मैनेजर रहे हैं, कोच रहे हैं, एंड ही कैन गिव अस अ बेटर आइडिया कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड. आज के लिए इतना ही काफ़ी. कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.